अमावस की थी। चंदर मजे से गाड़ी चलाने का लुत्फ उठा रहा था। रास्ते पर ट्रैफिक तो छोड़ ही दीजिए, दूर दूर तक एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। खाली रोड पर गाड़ी चलाने का मजा कुछ और ही होता है, और चंदर उस समय वही कर रहा था। रात के करीबन 2 बज रहे थे और अचानक हाईवे पर बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट्स उसके ऊपर पड़ी, उसका सफेद फीका चेहरा और सफेद साड़ी पर लगे खून के धब्बे चंदर को साफ नजर आ गए। चंदर की गाड़ी ने 2-3 पलटियां खाई और सड़क के किनारे मौजूद एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। जैसे ही चंदर की सांसें बंद हो गई, वो औरत रास्ते से निकली और घनी झाड़ियों की तरफ गई। आज बड़ा शिकार मिला। ये अमावस की रात हमेशा कुछ न कुछ अच्छा दिलाती ही है। चल, बड़ा हाथ मारा है आज हमने। तुम्हें डर नहीं लगता किसी दिन कोई गाड़ी आकर मुझे ठोकर देगी? पागल मत बन, आज तक कभी हुआ ऐसा? आखिर कब तक करना है ये सब? और पैसे जमा होने तक। वैसे भी इससे अच्छा काम और कोई हो सकता है? हर 15 दिन में 10-12 हजार तो यूं ही मिल जाते हैं। फिर इस काम में क्या बुराई है? चल जल्दी कपड़ा बदल ले, निकलना होगा किसी के आने से पहले। रतन और कंचन का यही एक काम था। हाईवे पर अमावस की रात में किसी ना किसी सुनसान जगह पर कंचन खड़ी रहती थी और उसे बचाने के चक्कर में गोते खाती कार के ड्राइवर को लूटकर रतन भाग निकलता था। अगली अमावस तक माहौल ठीक ठाक रहा तो दोनों वापस यही हरकत करते थे। रतन, तुमने उस कार वाले को चाकू मारा? तो क्या करता, साला मरा ही नहीं था, जख्मी छोड़ देता उसे। कल अगर पुलिस से सब कह देता तो हमारी दुकान बंद हो जाती। देखो, थोड़ा बहुत पैसा तो हमने बचाया है, चलो ना कहीं दूर चलते हैं। मेहनत की कमाएंगे, कम पैसे मिलेंगे, पर ये डर तो नहीं रहेगा। बेवकूफ है क्या? कैसा डर? देख कंचन, काम काम है, ये सही है या कोई और सही, और जोखिम किस काम में नहीं होता। कल अगर किसी इमारत पर मजदूरी करूंगा तो ऊपर से गिरने का खतरा तो होगा ही, तो इसमें क्या बुराई है? फिर भी ये लोगों को मारना, लूटमार चलो ठीक है, पर आजकल तुम लोगों का खून करने लगे हो और जरा भी नहीं कतराते। मुझे तो तुमसे ही डर लगने लगा है। नहीं मारूंगा तो कल पुलिस मुझे मारेगी। अब चुप कर और रोटी परोस। पिछले 3 महीनों में तुमने 5 खून किए हैं, कभी सोचा है? देख कंचन, और कुछ महीने फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, ठीक है? अब चुप रह और खाना खा। फिर एक बार अमावस की रात आ गई। कंचन और रतन तैयार थे। इस बार हल्की सी बारिश हो रही थी। रतन ने सोचा ये बात अच्छी है, क्योंकि शायद गाड़ी ज्यादा पलटियां खाए तो ड्राइवर के बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। कंचन रास्ते के बीचों बीच बाल खुले रखकर खड़ी थी। पता नहीं, पर कंचन आज ज्यादा मायूस लग रही थी रतन को। दूर से एक गाड़ी आ रही थी। सब कुछ हमेशा की तरह हुआ। गाड़ी का रास्ते से उतरना, ड्राइवर का मरना, रतन को अच्छा फायदा होना। रतन काफी खुश था। वो दौड़कर कंचन के पास गया। हाँ, ज्यादा ही माल मिला कंचन। क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? क्या कहना है, तुम खुश हो ना? हाँ, आज तो कसम से बड़ा हाथ मारा। अरे अपने बाल तो बांधो, अब जल्दी करो, निकलना होगा यहाँ से। और कब तक खेलोगे ये खेल? किसी दिन भुगतना होगा तुम्हें। अब क्या हुआ तुझे? फिर वही नाटक। कंचन! कंचन सामने ही जमीन पर पड़ी थी। बदन से निकलते खून को बारिश का पानी फैला रहा था। किसी ने उसका पेट बुरी तरह से फाड़ा था। तुम कौन हो? पहचाना नहीं? तुम आप जिंदा? ये वही औरत थी जिसे रतन ने एक्सीडेंट के बाद बेरहमी से चाकू चलाकर मार डाला था। उसका बेटा और पति तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेती हुई ये औरत रतन को ही देख रही थी, मानो उसका चेहरा अपने ज़हन में उतार रही थी। रतन ने बस एक मंगल सूत्र के लिए उसका गला चीरकर उसे मौत के घाट उतारा था। बचाओ! बचाओ! बचाओ!
चीखते चिल्लाते रतन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बदले में सुलगती रूह के मुकाबले उसका भागना बेकार गया। उस भयानक औरत ने उसे अपने लंबे हाथों से जकड़ लिया और बड़े आराम से उसका गला अपने नुकीले नाखूनों से चीरती रही जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। नीरज वर्मा, मथुरा नगर कोर्ट का एक उभरता वकील, उस दिन बड़ा ही खुश था। अपनी पत्नी के साथ सेकेंड हैंड कार खरीदने वो गैराज वाले के पास गया था। नहीं यार, सेकेंड हैंड बाइक तो है, इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? सर महंगी नहीं है ज्यादा, आप लेकर तो देखिए, आपका पैसा वसूल होगा, ये यकीन मानिए। नहीं जाने दो, मैं किसी और जगह जाता हूँ, थैंक यू। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कहिए नीरज साहब, डिलीवरी ले जाएंगे आज ही? हाँ हाँ, ये पैसे लीजिए, गाड़ी आज ही ले जाऊंगा। क्यों अवनी? गाड़ी घर आने के बाद नीरज का घर खुशियों से आबाद हो गया। हर दूसरे दिन नीरज और अवनी कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। गाड़ी आने के बाद कॉलोनी में भी नीरज का रुतबा बढ़ने लगा था। लेकिन गाड़ी की एक बात बड़ी ही अजीब थी। शहर के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास आते ही गाड़ी बंद पड़ जाती थी। क्या हुआ भाई? क्या पता साहब, गाड़ी की हालत तो ठीक ठाक है, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर गाड़ी बंद क्यों पड़ती है। आप ड्राइविंग सीट पर बैठिए, मैं धक्का मार कर देखता हूँ। अजीब बात है साहब, किसी दिन गाड़ी पूरा दिन गैराज में रखना, एक बार चेक तो कर लेता हूं। पिछले 1 महीने से गाड़ी 3 बार बंद हो चुकी है, और वह भी एक जगह पर। सच है ना? हाँ सच है, मगर कहना क्या चाहती हो? नीरज, देखो मुझे यह बात बड़ी अजीब लग रही है। तुम किसी मंदिर में जाकर गाड़ी की शांति करा लो, ऐसे होते रहना ठीक नहीं है। देखो अवनी, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। हो सकता है गाड़ी कुछ देर चलकर खराब हो जाती है, जाने दो। मुझे कल सुबह जल्दी जाना है, बहुत काम है, मैं सोने जा रहा हूँ। और हाँ, ये भूत प्रेत वगैरह मैं नहीं मानता, सब बकवास होता है, समझे? दूसरे दिन काम से आते आते नीरज को बहुत देर हो गई और उस पर सुबह से बारिश का कहर हो रहा था। नीरज उसी रास्ते पर आया और उसी रास्ते पर उसी पेड़ के सामने गाड़ी फिर से बंद हो गई। मन ही मन में गुस्सा होकर नीरज ने अपना फोन लिया और गैराज वाले का नंबर घुमाया। रिंग बज ही रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने वाली फ्रंट मिरर पर पड़ी। कौन है? कौन है? लड़की के गायब होने से नीरज और डर गया। इतने में और एक बिजली कड़की और बिजली की रोशनी में नीरज ने देखा कि वही लड़की पीपल के नीचे खड़ी होकर उसे बुला रही है। डर के मारे नीरज का बुरा हाल हो गया था। और हेलो हेलो, क्या हुआ नीरज साहब? कुछ नहीं, मैं कल आता हूँ गैराज पर। तुम्हें ये गाड़ी किसने बेची? कोई कपूर साहब करके है, अपने डायमंड चौक में ही उनका घर है, ये है उनका पता। तुम भी चलो मेरे साथ में। नमस्ते कपूर साहब, ये जो आपकी गाड़ी थी ये मैंने ही खरीदी है। मुझे आपसे पूछना था, ये फोटो किसकी है? मेरी बेटी ज्योति की। क्यों, क्या हुआ? इसे मैंने कल ही उसी गाड़ी में देखा। क्या? कब? क्या कहा उसने? कहा कुछ नहीं, दरअसल वो गाड़ी से चली गई। देखो बेटा, तुम किस लिए यहाँ आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा हमें ठेस पहुंचाने का है तो प्लीज ऐसा मत करना। हमारी बेटी ज्योति पिछले कई महीनों से लापता है। मैंने कंप्लेंट भी की है, 100 दफा पुलिस स्टेशन जाकर आया, लेकिन आज तक ज्योति का कुछ पता नहीं चला। और तुम कहते हो? अंकल, मैं आपसे फिर आकर मिलता हूँ, चलो शाम। अंधेरी रात में नीरज गैराज वाले को साथ लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चला आया। ठीक वहीं पर आकर गाड़ी फिर बंद हो गई। गैराज वाला कुछ कहने जा रहा था कि नीरज ने इशारे से ही उसे चुप रहने को कहा।
नीरज की आंखें फ्रंट मिरर पर टिकी हुई थी। जैसा नीरज ने सोचा था वैसा ही हुआ। पिछली सीट पर ज्योति बैठी थी। ज्योति, ये गाड़ी तुम्हारी है ना? क्या चाहती हो? कुछ बताना है तुम्हें? साहब, किससे बात कर रहे हो आप? श्श, बोलो ज्योति, क्या चाहती हो? चलो श्याम, हमें कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है साहब? मैं नहीं जानता। कोई भी ऐसी चीज देखो जो तुम्हें अजीब लगे, जो यहाँ की नहीं हो। चलो। दोनों मिलकर पीपल के नीचे कुछ ढूंढने लग गए। कुछ देर बाद नीरज को कमीज का एक टुकड़ा मिला जिस पर खून लगा था। वहीं अचानक गराज वाले को वहां एक चेन दिखती है। वो नीरज को चेन दिखाता है। नीरज समझ नहीं पाता, लेकिन उसे ये लग रहा है कि शायद ये चेन उसने पहले भी कहीं देखी है। और अचानक ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। नीरज एक बार गाड़ी को देख रहा था तो एक बार चेन को देख रहा था। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। श्याम, याद है हम ये गाड़ी लेने आए थे, तब एक लड़का कोई बाइक खरीदने आया था। हाँ, याद है साहब। तुम उसका नंबर या पता बता सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। बोल अब, सब कुछ सच बता दे, वरना हड्डी पसली यहीं पर एक कर दूंगा। बताता हूँ साहब, मैं ज्योति के कॉलेज में पढ़ता था। ज्योति अमीर घर से है, ये हमें पता था। हमें नशे के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए हमने एक प्लान बनाया। हमने किसी बहाने ज्योति से लिफ्ट मांगी और उसे उस पेड़ के रास्ते पर ले गए। वहां हमने उसका सारा पैसा और गहने चाकू की नोक पर हथिया लिए, लेकिन हमें डर था कि कहीं वो हमारी कंप्लेंट ना कर दे। इसलिए हमने उसे गाड़ी में ही गला घोंट कर मार डाला और उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे गाड़ दी। गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। तो ये नई चेन कहां से आई? ज्योति के साथ हाथापाई में शायद मेरी चेन वहां गिर गई। पापा डांटेंगे, इसीलिए ज्योति के लूटे पैसों से वैसी ही एक चेन खरीद ली, क्योंकि वापस पेड़ के पास जाकर चेन ढूंढने में डर लगा साहब। शर्म नहीं आती? अपनी लत के लिए किसी मासूम की जान लेते हो। सड़ते रहो अब उम्र भर जेल में। ले जाओ इन्हें। थैंक यू बेटा, आज तुमने मेरी ज्योति को इंसाफ दिला दिया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। 1 साल बीत चुका है इस घटना को। ज्योति के कातिलों को सजा मिली और तब से आज तक नीरज की गाड़ी फिर कभी वहां बंद नहीं हुई।